साथियों, आज देश में शायद ही कोई ऐसा नागरिक होगा जो कोरोना वायरस के संक्रमण से अपनों को खोने के डर से व्याकुल न हो, प्रलाप न कर रहा हो। उसी प्रकार से प्रलाप कर रहा है जैसा कि श्री लक्ष्मण जी के शक्ति बाण लगने पर प्रभु श्री रामचंद्र जी कर रहे थे। उस समय हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ गए थे। गोस्वामी तुलसीदास जी इस संबंध में लिखते हैं कि प्रभु प्रलाप सुनिकान भये विकल वा नर निकर आए गए हनुमान जनु करना में वीर रस। हमारे चिकित्सक और डॉक्टर यह भी हनुमान जी सरीखे ही हैं। यह भी समय पर कोरोना वायरस से बचाव के लिए संजीवनी बूटी लाए थे वैक्सीन के रूप में, लेकिन अफसोस कि हम लोगों ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया, बल्कि जैसा कि हमारे देश में प्रचलन है, आईएएस और राजनेताओं की बातों को, सुझावों को, उनकी सलाह को स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर भी चिकित्सकों और वैज्ञानिकों की सलाह पर तरजीह दी जाती है। इसी का परिणाम है कि आज हम लोग इस स्थिति में हैं। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, हमारे देश में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया व भारत बायोटेक के द्वारा जनवरी 2021 में ही कोरोना से बचाव के लिए संजीवनी रूपी वैक्सीन न केवल विकसित कर ली गई थी, उसका उत्पादन भी काफ़ी बड़ी मात्रा में किया जाने लगा था। उसी समय हमारे देश के बड़े बड़े चिकित्सकों के द्वारा कोरोना की दूसरी लहर आने के विषय में भी चेतावनी दी जा रही थी और उसी समय ब्रिटेन में और अन्य देशों में कोरोना का दूसरा परिवर्तित रूप भी सामने आ चुका था। याद होगा कि जब जनवरी 2021 में वैक्सीन वितरित कर ली गई, तब हमारे देश में 18 वर्ष से अधिक आयु के केवल 934 मिलियन नागरिक थे, जिन सब के वैक्सीनेशन का निर्णय यदि लिया जाता तो वैक्सीन भी उपलब्ध थी। उसकी उत्पादन क्षमता सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की इतनी थी कि जनवरी 2021 से यदि वैक्सीन लगाई जाती तो संभवतः जुलाई अगस्त तक समस्त नागरिकों का वैक्सीनेशन किया जा सकता था। लेकिन अफसोस कि घटनाक्रम से प्रतीत होता है कि चिकित्सकों और प्रबुद्ध नागरिकों के द्वारा दी जाने वाली कोरोना की दूसरी लहर की चेतावनी और उससे नागरिकों के बचाव के लिए वैक्सीन की उपयोगिता को अनसुना करते हुए जनवरी 2021 में किन्हीं विश्वस्तों के द्वारा प्रधानमंत्री जी को यह समझा दिया गया कि अपने देश से तो कोरोना लगभग समाप्त हो गया है, इसलिए अन्य देशों से जो प्रस्ताव आ रहे हैं उसके अनुसार उनको वैक्सीन देने में लाभ ही लाभ है, नुकसान कुछ नहीं होने जा रहा। इसी सलाह के अनुसार लगता है कि केंद्र सरकार के द्वारा 16 जनवरी 2021 को 18 वर्ष से 45 वर्ष आयु के करीब 634 मिलियन नागरिकों को, जिनमें विद्यार्थी एवं गरीब परिवार के एकमात्र परिवार चलाने वाले नौजवान थे, उनको छोड़ते हुए केवल 45 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को, जिनकी संख्या केवल 300 मिलियन के लगभग थी, को मुफ्त वैक्सीन लगाने का निर्णय लिया गया और सरप्लस वैक्सीन को बांग्लादेश, म्यांमार, सेशेल्स, मालदीव, श्रीलंका, ब्राज़ील, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका एवं पूर्व सोवियत देशों आदि को दिए जाने के लिए वैक्सीन उत्पादकों को कह दिया गया, जिसके बाद कुछ देशों को केंद्र सरकार के निर्देश पर मुफ्त में भी वैक्सीन उनकी सहायता करने के लिए दी गई। यहाँ तक कि ऐसी भी जानकारी प्राप्त होती है कि पाकिस्तान ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के माध्यम से मुफ्त में वैक्सीन दिए जाने की मांग रखी और उसको भी संभवतः स्वीकार किया गया। किस रेट में किस देश को वैक्सीन बेची जाएगी, इसकी खुली छूट भी भारत के वैक्सीन उत्पादकों को दे दी गई। 1 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की वैक्सीन नीति पर सवाल उठाए। यह बात सामने आई कि जब विदेशी कंपनी एस्ट्राजेनिका, जिसको जर्मन के द्वारा 90% से भी अधिक फंडिंग की गई है, ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ मिलकर
कोरोना से बचाव हेतु जो वैक्सीन विकसित की थी उसी की तकनीक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को मुफ्त में दी है। अर्थात वैक्सीन के रिसर्च पर इस इंस्टीट्यूट का न कोई अधिक धन खर्च हुआ है, न विशेष परीक्षण ही इस इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया है, तथा वैक्सीन के तेजी से उत्पादन हेतु जो भी पब्लिक फंडिंग की गई उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को यह सुझाव दिया कि वैक्सीन के रेट निर्धारित करने का अधिकार सीरम इंस्टीट्यूट को न दिया जाए। इसके द्वारा केंद्र राज्यों व प्राइवेट संस्थाओं जिनमें बड़े बड़े अस्पताल आदि हैं को वैक्सीन लेने के लिए 3 रेट निर्धारित किए गए हैं। यह सही नहीं लगता। इससे आपस में कंपटीशन होगा और अधिक से अधिक वैक्सीन लेने की होड़ में ब्लैक मार्केटिंग भी हो सकती है, जिसका लाभ पब्लिक फंडिंग से वैक्सीन बनाने वाली सीरम इंस्टीट्यूट को होगा। संभवतया गरीबों को तो वैक्सीन उपलब्ध ही नहीं होगी। इसलिए केंद्र सरकार को वैक्सीन उत्पादकों से स्वयं वैक्सीन वाजिब कीमत पर लेकर राज्यों को समानता के आधार पर नागरिकों को मुफ्त वैक्सीन लगाने के लिए राज्यों को दे दी जानी चाहिए। इसके बाद आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट के इन सुझावों के बाद उसी दिन 1 मई 2021 को अदना पूनावाला साहब भारत से इंग्लैंड जाने वाली आखिरी फ्लाइट से परिवार सहित इंग्लैंड चले गए और उनके द्वारा दिए गए इंटरव्यू से ज्ञात होता है कि मार्च 2021 में साउथ अमेरिकन नेशन से प्राप्त ऑर्डर के अनुसार उन नेशन को वैक्सीन देने का कार्य उनके द्वारा किया जाना था। संभवतः इसी समय देश में कोरोना संक्रमण से हाहाकार मचने पर पूनावाला को यह लगा कि अब तक अन्य देशों को वैक्सीन भेजकर अंधाधुंध जिस प्रकार से वह धन कमा रहे थे वह नहीं कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का दखल हो चुका है। इन्हीं सब परिस्थितियों का आकलन करके वह समय रहते इस देश को अपने हाल पर छोड़कर इंग्लैंड परिवार सहित चुपके से खिसक लिए और जैसी जानकारी मिली है कि वह अब इंग्लैंड सरकार के साथ मिलकर वैक्सीन बनाने की काफ़ी बड़ी यूनिट लगा रहे हैं। मुझे तो पूरा विश्वास है कि अब भारत नहीं आएंगे और भारत में अपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का कारोबार भी समेटकर इंग्लैंड अथवा किसी अन्य चाहते देश में ले जाएंगे। आपका इसमें क्या मत है, ये आप बताएं। जो गलती हो गई उसको सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन यदि गलती को समझ लिया जाए और भविष्य में पुनः न दोहराया जाए तब गलती को गलती नहीं कहा जाता, बल्कि यही कहा जाता है कि चलो सुबह का भूला शाम को अपने घर आ गया। इसलिए मेरा यह मत है कि अपने देश को जो गलती हो गई उनको समझना चाहिए और बिना समय गंवाए सीरम इंस्टीट्यूट का अधिग्रहण करने पर भी विचार करना चाहिए। अन्यथा यदि अदना पूनावाला साहब को लेकर जो आशंका मेरे द्वारा व्यक्त की गई है वह सच साबित हुई तब क्या होगा इसका अनुमान यदि आज ही लगा लें तो अपनों का जीवन सुरक्षित रखने के लिए बेहतर होगा। कोरोना की तीसरी लहर के विषय में भी जोर शोर से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि इस बार यदि कोरोना के प्रकोप को न रोका गया तो यह हमारे बच्चों के जीवन को अधिक प्रभावित कर सकती है। अमेरिका में बच्चों को वैक्सीन लगाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है कि हमें भी केंद्र सरकार को समय पर सचेत किया जाए कि वह उस गलती को समझें जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी इंगित किया गया है और दूरदर्शिता से विद्वानों से गहन मंथन करके भविष्य के लिए 100% पुख्ता व्यवस्था व नीति बनाएं। इतिहास गवाह है कि लोकप्रिय नेता को विपक्ष से ज़्यादा कभी कभी अपने विश्वस्तों से सचेत रहने की आवश्यकता होती है कि कहीं कोई आस्तीन का सांप अपने किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास तो नहीं कर रहा है। सही वस्तुस्थिति की जानकारी उनको दे रहा है अथवा नहीं दे रहा है, क्रॉस चेकिंग भी करनी पड़ती है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि यदि जनवरी 2021 में जो गलती हो गई वह न होती तो आज हमें और आपको अपनों को खोने का भय न होता और न ही हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी की छवि धूमिल करने का जो प्रयास कोरोना महामारी को लेकर किया जा रहा है उसका अवसर ही किसी को मिलता। आज देश राष्ट्र संकट से गुजर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी सुझाव दिया गया है कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय नीति बनाए। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री जी भाजपा शासित, गैर भाजपा शासित समस्त राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर अन्य प्रबुद्ध नागरिकों के साथ विचार विमर्श करते हुए राष्ट्रीय नीति बनाएंगे। कोई भी विपक्ष का नेता है यदि वह सकारात्मक अच्छा सुझाव देता है तो हमारे प्रधानमंत्री जी उसको अवश्य मानेंगे। श्री रामचंद्र जी ने भी अपने शत्रु रावण के भाई विभीषण जी की सलाह को अपने भाई लक्ष्मण जी से की सलाह से अधिक तरजीह दी थी, जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। तो जो भी सलाह सकारात्मक और अच्छी है इस राष्ट्रीय संकट से उबारने के लिए निसंकोच होकर हमारे प्रधानमंत्री जी को दें। मेरा आज का वीडियो का भी यही मकसद है और आप लोगों से भी यही निवेदन है
कि अपनों के जीवन की रक्षा करने के लिए, विशेषकर तीसरी लहर से अपने बच्चों के जीवन की रक्षा करने के लिए सकारात्मक सुझाव प्रधानमंत्री जी को शीघ्र से शीघ्र प्रेषित करें। जय हिंद, जय भारत।